जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी हम लोग अभी जीएस को हल कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज जो हम लोग हल करने वाले हैं यह 27 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्यों हल कर रहे हैं तो पहले ही बता दें आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने से हमको आइडिया लग जाता है कि पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, प्रश्न का लेवल क्या है। ठीक, और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही बहुत सारे प्रश्न हमको हूबहू देखने को मिल जाते हैं परीक्षा में, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे, जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हम लोग PYQ कर रहे हैं जीएस पेपर का, इसका मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो करा दिया है, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन तीनों ही वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन तीनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। आप देखिए, समय कम है इसलिए हमको PYQs करना ही पड़ेगा। ठीक है, PYQ से हमको आइडिया लगेगा और उसी अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर ही मैं जीएस की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं हमसे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने इलाहाबाद के 2 टीचर से बात किया हुआ है, अगर वो जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, जी हाँ, तो आइए प्यारे बात करते हैं, हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, यानी जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था। तो प्यारे इस 4 ऑप्शन है, दिल्ली में, अवध में, बलूचिस्तान में या कश्मीर में। तो कश्मीर में करवाया था। कहाँ पे? कश्मीर में। देखिए, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं, ये घटना चक्र की एक बुक आती है। किसकी? घटना चक्र की एक बुक है, जिससे मैं आपको ये सारा करवा रहा हूँ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी दिया गया है। तो अगर आप लोग किताब परचेस कर सकते हैं तो किताब ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, जी हाँ प्यारे, आइए फिर आगे बात करते हैं हम लोग इसकी व्याख्या पर। यानी कि जो जहांगीर है इसने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कश्मीर में करवाया था। इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। किसके लिए कराया था? तो अपनी पत्नी मेहरुन्निसा, यानी कि जिसको हम लोग नूरजहां के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए करवाया गया था। किसने करवाया? जहांगीर ने। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि लाहौर में किसने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, तो लाहौर में करवाया था सम्राट शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां को तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अच्छा, शाहजहां ने जो शालीमार बाग का निर्माण करवाया था लाहौर में, वो कब करवाया था? 1641 ईस्वी में। लेकिन जहांगीर ने कहाँ करवाया था शालीमार बाग का निर्माण? कश्मीर के श्रीनगर में। किसके लिए करवाया था? अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए। ठीक है, जी हाँ, आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है प्यारे कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुणे में, कानपुर, मैसूर या उदयपुर। तो प्यारे बच्चे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुणे। यानी यह जो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? पुणे में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं प्यारे। व्याख्या कर रहा है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाता है। इस समारोह का आयोजन कार्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है और इसे किसने स्थापित किया था? तो भीमसेन जोशी द्वारा स्थापित किया गया था, या फिर भीमसेन जोशी द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इसको सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहते हैं। ठीक है प्यारे, आगे बात करते तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या इलाहाबाद बैंक या यूको बैंक। तो प्यारे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद बैंक। यानी इलाहाबाद बैंक जो है यह भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। अगर हम बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को ही हो गया था। अब अगर बात करें कि इतने पहले किसने किया था, तो आपको पता है उस समय हमारे देश में कौन थे? तो यूरोपीय थे। तो यूरोपियों द्वारा ये इसकी स्थापना किया गया था। किसका? इलाहाबाद बैंक का। और ये भारत का क्या है? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक, चूँकि ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात किया गया, तो अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब किया गया था, तो यह 1908 में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जो है 7 सितंबर 1906 को स्थापित किया गया था। यूको बैंक के बारे में भी ऑप्शन में है, तो यूको बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1943 में। ठीक है,
सभी को आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपके लिए एक प्रश्न दे देता हूँ कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। इसके बारे में कई बार पूछा गया है प्यारे, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं हमको, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, अगर इसका आप चाहते हैं कि पीडीएफ हमको ये वाला मिल जाए तो ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बीर सर जीएस वाले के नाम से। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं आपको इस पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसी वीडियो के, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न कहता है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है, सिंधु सभ्यता नहीं। सिंधु सभ्यता की बात करेगा तो सिंधु नदी किनारे, लेकिन यहाँ पे वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे पर विकसित हुआ था, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है प्यारे सरस्वती, ठीक है। यानी कि जो वैदिक सभ्यता है किस नदी के तट पर विकसित हुआ था, तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ था। एक आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, तो जो सिंधु सभ्यता है किस नदी किनारे विकसित हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, ठीक है। जी हाँ, आगे बात करते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पर। तो पाँचवा प्रश्न क्या कहता है प्यारे, समझिएगा। पाँचवा प्रश्न कहता है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। यानी जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी या फिर कल्पना की गई थी। यानी कि कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको बनाने की बात कही गई थी, कहाँ कहा गया था, 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो इसका सही ऑप्शन है प्यारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, IMF कहते हैं प्यारे। अभी आपको पता है कि एकदम करंट का प्रश्न है कि अभी अभी IMF ने भारत के लिए अलर्ट जारी किया भैया कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया है। जितना भारत का आय है, जितना भारत की GDP है, लगभग उतना पहुंचने वाला है, तो उतना ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए IMF ने भारत को क्या किया है, अलर्ट भी जारी किया है, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इन सब का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हमको कमेंट करके आप लोग सूचित करिए, ठीक है। जी हाँ, आइए इन चारों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पर ध्यान रखिएगा, व्याख्या में कह रहा है कि जो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किस सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। कितने देश भाग लिए थे, 44 देश। अगर बात करें IMF की स्थापना की, तो IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। किस एग्रीमेंट के तहत, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, ठीक है। ये किस लिए हुआ था, तो विश्व व्यापार के नियमन के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी जिसको हम लोग यूनिसेफ कहते हैं, इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में किया गया था। देखिए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ से आपसे प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इसको मैं जल्दी ही करवाने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, GS की पूरी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अभी इतिहास की कक्षाएँ चल रही है और अब मैं लेकर के आऊँगा जिस प्रकार से ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रश्न और उत्तर के साथ, तो मैं अपने तरफ से जितने भी विषय आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक है GS में पुलिस के लिए, मैं उन सभी टॉपिक से प्रश्न बना रहा हूँ और प्रश्न बनाने के बाद यहीं पे मैं आपको हल करवाऊँगा तथा उसका व्याख्या भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। चलो, विश्व बैंक RBRD और IDA को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी जो विश्व बैंक है ना, किसको कहा जाता है, RBRD और IDA को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या, विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जरूर आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जी हाँ, बात करें छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न कहता है प्यारे कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। यानी कि किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था ट्रेन 18। यानी कि भारत का जो पहला इंजन रहित स्पीड ट्रेन था उसका नाम क्या था, ट्रेन 18। यह किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था, तो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था प्यारे, ठीक है। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। व्याख्या अगर हम देखें तो व्याख्या की अगर बात करें प्यारे, तो भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है।
किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, जी हाँ। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको पहले क्या कहा जाता था? ट्रेन 18 कहा जाता। ठीक है, ये भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन है। क्या है? इंजन रहित स्पीड ट्रेन है। ठीक है, इसका नाम ट्रेन 18 पहले था, अभी वर्तमान में क्या हो गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे वंदे भारत से। ठीक है, कभी सफ़र किया है तो अगर जो भी सफ़र किया है तो उसका क्या अनुभव है ज़रूर शेयर करिए, मतलब कमेंट के माध्यम से, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी पता चले भाई उसका जो माहौल है कैसा रहता है। ठीक है, 7वें प्रश्न की बात करें। 7वां प्रश्न कहता है कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो भारत ने 2018 में रूस के साथ क्या किया था? $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया था और इसके तहत क्या होना था? तो 2 गोपनीय युद्धपोत का निर्माण करना था। ठीक है, जी हाँ प्यारे, ये उस समय का करंट है, 2018 का करंट है, क्योंकि 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नवंबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत गोवा शिपयार्ड में मिसाइल युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। कितने? 2। ठीक है, बात करते हैं आपसे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसको SVPNPA के पास स्थित है। ठीक है, किसके पास स्थित है? यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, पुणे या चंडीगढ़? तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या कहता है प्यारे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पेद्दागुंटा, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यानी कि हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद आपको पता है कि तेलंगाना की राजधानी है प्यारे। ठीक है, जी हाँ। और इसी में ध्यान देना कि जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है, ये कहाँ है? मसूरी, उत्तराखंड में है। यानी कि जहाँ पे IAS UPSC क्लियर करने के बाद लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। ये कहाँ है? मसूरी में, और मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में प्यारे। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के पुणे में खड़गवाला में स्थित है। यानी कि पुणे के करीब खड़गवाला है, यहीं पर स्थित है क्या? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। आप कहेंगे इनकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनकी चर्चा कहाँ किया गया है? मतलब कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में भी इनका जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पे चर्चा कर दिया जा रहा है। क्योंकि इन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं ना, इसीलिए जो संबंधित चीज़ें होता है, घटना चक्र की यही तो बड़ी अच्छी खासियत है कि जो संबंधित चीज़ें होती है उसको भी व्याख्या में मेंशन कर देता है, ताकि आने वाली परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है तो आपका वो छूटने ना पाए। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 कहता है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो प्यारे 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी। ठीक है, 10वां प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, क्या शुरू होता है? दाहिना निलय या बायां निलय? दाहिना अलिंद या बायां अलिंद? तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय। ये जो प्रश्न है बायोलॉजी से। ठीक है, जो महाधमनी होता है इसके शीर्ष पर क्या शुरू होता है? बायां निलय। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या कर देखें तो महाधमनी, जिसको हम लोग एर्टा कहते हैं, ठीक है, आर्टा कहते हैं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। कौन? महाधमनी। यह हृदय के बाएं निलय के शीर्ष से शुरू होती है। यानी जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है, इसके बाएं सिरे से क्या होता है? शुरू होता है, बाएं निलय से, जिसमें ऑक्सीजन शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यानी कि महाधमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है प्यारे। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करें 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न कहता है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खाली स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। यानी कि गैल्वे, अगर आपसे कहता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो भैया इसमें क्या होता है? इस्पात को किसके साथ, किसकी पतली परत के साथ आवरण किया जाता है? तो जस्ती के साथ। ठीक है, यानी जब इस्पात और जस्ती की पतली आवरण को मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और यह प्रश्न है केमिस्ट्री का। ठीक है, जी हाँ। आपका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या कहता है कि गैल्वेनाइजेशन इस्पात को जंग से बचाने की एक विधि है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे या स्टील की बनी वस्तु पर जस्ता की पतली परत का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यानी कि जैसे कोई लोहा होता है ना,
कोई स्टील होता है जिसमें जंग लगता है, जैसे छड़ देखें हैं या फिर लोहे के कोई भी सामान हो उसमें जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए अगर आप जंग से बचाना चाहते हैं कि भाई हमारा, जैसे कई बार होता है ना छत पे लोग रेलिंग लगाते हैं तो उसको कई बार स्टील का होता है तो लोहे का होता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो जस्ते का पतली परत का आवरण चढ़ा सकते हैं, इससे आपका वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है, यह ऑक्सीजन और पानी से धातु को बचाता है। यानी कि जो जस्ता होता है ना, जस्ता का जो पतली आवरण होता है, यह ऑक्सीजन और पानी से क्या करता है, धातु को बचाता है ना। कौन से धातु को, तो लोहे और स्टील को, और इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है प्यारे, जी हाँ। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न कहता है कि C60 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 क्या है, एक अणु है जिसमें जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। क्या होता है, C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। यानी कि 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं, इसमें कुल कितने कार्बन परमाणु होते हैं, टोटल 60 कार्बन परमाणु होते हैं प्यारे, किसमें, C60 अणु में। ठीक है, जी हाँ। बात करें अगर हम व्याख्या की, तो व्याख्या यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो व्याख्या कहता है कि C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बात करें अगर हम 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 13वां प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने इसके पिछले वाला जो पेपर मैंने प्रीवियस ईयर करवाया है 3 ठो, उसमें किसी में मैंने आपको बताया था कि कोयला 4 प्रकार का होता है और वहाँ पे पूछा गया था। देख रहे हैं ना, वही प्रश्न को यहाँ पर भी पूछा गया है। ठीक है, तो प्यारे जो प्रश्न होते हैं आपसे रिपीट होते रहते हैं ना। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन है, तो आपको पता है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला है कौन है, एंथ्रासाइट कोयला है। ठीक है, देखिए भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो आपके सामने है एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला, चौथा पिट कोयला। तो इसमें सबसे बढ़िया वाला कौन है, एंथ्रासाइट है, दूसरा वाला कौन है, बिटुमिनस है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। लेकिन अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, दूसरे नंबर वाला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो एंथ्रासाइट कोयला ये कहाँ पाया जाता है भारत में, तो ये भारत के केवल और केवल कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मेंशन किया गया है होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से मतलब लिख लीजिएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80 से 95% क्या होता है, कार्बन। यानी जिसमें जितना कार्बन होगा वो उतना ही अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होगा। यानी कि वह उतना ही ज़्यादा आँच देगा, आपको ताप देगा, लेकिन धुआं बहुत कम देगा। ठीक है ना, जी हाँ। और बाकी का प्रतिशत बताया गया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। आगे 14वां प्रश्न कहता है, खाली स्थान दिया है, कहता है को छोड़कर, यानी कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। यानी कि इन चारों में किसको छोड़ करके बाकी अन्य सभी संघनन बहुलक हैं। तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीप्रोपोलीन को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट क्या है, संघनन बहुलक है। क्या है, संघनन बहुलक है। ये प्रश्न जो है केमिस्ट्री का है। ठीक है, जी हाँ प्यारे। ऑप्शन का इसका जो व्याख्या इसको भी देख लेते हैं। तो पॉलीप्रोपीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है। ये श्रृंखला बहुलीकरण द्वारा निर्मित होती है। यानी ये जो श्रृंखला है किसके द्वारा निर्मित होता है, तो बहुलीकरण के द्वारा निर्मित होता है बच्चे। 15वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 15वां प्रश्न कहता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किस जगह पर या फिर किसमें एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ये उस समय का क्या था, करंट था। तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क। मतलब समझिएगा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर था, इसने न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहाँ पूर्व छात्र संजीव खोसला को क्या किया गया है, संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, जी हाँ। यहाँ पे आपने व्याख्या में भी वही दिया है, तो इसको पढ़ने की कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न जो है कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में
पुरुष अभ्यर्थी को कितना किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। देख रहे हैं ना, यानी कि यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। कितने मिनट में? 25 मिनट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए आपको 1.8 किलोमीटर, सॉरी कितना होता है ध्यान नहीं आ रहा, अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे बच्चे। ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एकदम, और मैं आपको गलत बता नहीं सकता। ठीक है ना, जी हाँ, मैं भले नहीं बताऊँगा लेकिन गलत जानकारी आपको नहीं दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए भी दिया गया। ठीक है बच्चे, बहुत सही। इसीलिए तो अच्छी बात है कि जहाँ पर आपको ध्यान नहीं रहता इसमें बुक में पूरा दिया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में कितना दौड़ना पड़ता है? 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में कितना दौड़ना पड़ेगा? 2.4 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत है, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर। यानी कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है जिसका एग्ज़ाम निकलता है, जब उसको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो कितना दौड़ना पड़ेगा उसको? 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और कितना मिनट मिलेगा, कितना समय मिलेगा? तो 14 मिनट मिलेगा बच्चे। ठीक है, जी हाँ, देखिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता, इसीलिए आगे हालांकि मिल भी गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग महिला और पुलिस भर्ती दोनों एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। आगे बात करेंगे 17वें प्रश्न की। तो 17वां प्रश्न कहता है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? किसने शपथ ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राम नाईक ने। किसने? राम नाईक ने। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत का उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है कि वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश की कौन राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो 18वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? देखिए यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि कल यूपी स्पेशल का जो सामान्य परिचय है वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करके रखिएगा। इस चैनल पर आपको जीएस की तैयारी कराई जा रही है, जीके जीएस की। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरपुर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद? तो इसका सही उत्तर बच्चे मुरादाबाद। क्या? मुरादाबाद। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो व्याख्या समझिएगा। व्याख्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और मुरादाबाद जो है पीतल के काम के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मुरादाबाद है यहाँ पे पीतल की काम होती है, पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक वीडियो मैं ये भी करवा दूंगा कौन से ज़िले में मतलब किस ज़िले को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध है। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ के बने पीतल के बर्तन और ट्रॉफियाँ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। यानी कि जो मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं तथा ट्रॉफियाँ बनते हैं, वे कहाँ निर्यात किए जाते हैं? विदेशों में भी बेचे जाते हैं। ठीक है बच्चे। और मुरादाबाद की जो स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में किसने किया था? मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा किया गया था। किसने के द्वारा? शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? मुरादाबाद है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। आइए 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न कहता है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। शाहजहाँ के पोते कौन थे उस समय? सुलेमान सिको थे। यानी कि 1658 में जब बहादुरपुर का युद्ध हुआ था तो शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को किसने हराया था? तो शाहजहाँ के पोते सुलेमान सिको ने हराया था। किसने? सुलेमान सिको ने। इसका व्याख्या देख ले। देखिए ये हिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य से, तो जल्दी हम उस पर भी आएंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में भारत के मुगल बादशाह शाहजहाँ के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। यानी कि यह जो बहादुरपुर का युद्ध था जो 1658 में हुआ था, यह उत्तराधिकार के लिए लड़ाई का निर्णायक युद्ध था, जिसमें शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को किसने हरा दिया था? शाहजहाँ के ही पोते ने हरा दिया था। शाहजहाँ का पोता कौन था? सुलेमान सिको ने था। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करें हम 20वें प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न कहता है बच्चे कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? फिरोजाबाद में, ध्यान रखिएगा, किसका उत्पादन किया जा रहा है? चिकनकारी का काम, पीतल के ताले, कांच की चूड़ियाँ या जरदोजी कढ़ाई। देखिए मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि फेमस होती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। देखिए इसी वाले पेपर में 2 प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी ही करवा दूंगा आपसे, 1-2 दिन के अंदर में ही करवा दूँ, 3 दिन के अंदर में। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, फिरोजाबाद में 200 से भी ज़्यादा समय से किसकी
उत्पादन किया जा रहा है, किसका उत्पादन किया जा रहा है, तो कांच की चूड़ियाँ का, जो महिलाएं अपने प्रयोग में लाती हैं। ठीक है, जी हाँ। इसकी व्याख्या देखिए तो व्याख्या कहता है बच्चे कि फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश के आगरा डिवीजन के अंतर्गत एक जिला है, यह शहर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ 200 वर्षों से अधिक समय से क्या हो रहा है, चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। बात करेंगे हम 21वें प्रश्न की। तो 21वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? 21वां प्रश्न कहता है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? देखिए, घराना आपको बताना है, मैंने आपको बताया नहीं है। घराना से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का जो मैं आपको वीडियो देने वाला था, मैं वीडियो 2 दिन से नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब उसको भी दूंगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पड़ रहे हैं। ठीक है, जी हाँ। तो जो कथक घराना, पहली बात तो जान लीजिए कि जो कथक है ये एक शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगर बात करें कि जो कथक घराना है उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, कौन सा घराना? जयपुर घराना या लखनऊ घराना या बनारस घराना या बरेली घराना? यानी कि कह रहा है कि कौन सा घराना कथक नृत्य शैली पर या फिर कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आपसे पिछले वाले प्रश्न में पूछा भी गया था, पिछले वाले पेपर में, कि कथक से कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो बिरजू महाराज का नाम आया था वहाँ पे। ठीक है, जी हाँ। इसके बाद इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कथक का बनारस घराना मुख्यतः नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा पर नृत्य अभिनय किया जाता है। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करें 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। ठीक है, ये सभी को पता है, जो कि राजधानी थी। ये जो अयोध्या थी ये कहाँ की राजधानी थी? हस्तिनापुर की थी या कुरु की थी या कलिंग का था या कौशल का था? तो प्यारे बच्चे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कौशल का था। कहाँ का था? कौशल का। यानी अयोध्या जो था वह कौशल महाजनपद का राजधानी थी या फिर कौशल की राजधानी थी। ठीक है, अयोध्या। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। व्याख्या करें बच्चे कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि कौशल की राजधानी थी। किसकी? कौशल की राजधानी थी। ठीक है, जी हाँ। और ये जो कौशल है यह 16 महाजनपदों में से एक था। जैसे कि मैंने बच्चों आपको ऊपर ही बताया कि जो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या था? अयोध्या था। 16 महाजनपद ये जो है ये इतिहास का हिस्सा है, मैं इसको भी आपको किसी दिन करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम यूपीपी पर फोकस करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, चूँकि महाजनपद से अगर पूछ सकता है राजधानी, तो महाजनपद से आपको यूपीपी में प्रश्न पूछने वाला है, तो महाजनपद आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। आगे ध्यान दीजिए, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, किसकी राजधानी भाई? एक सेकेंड। हाँ, कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या था। ठीक है, और इसमें क्या करें बच्चे? चलो, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है फिलहाल। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो अयोध्या है ये कहाँ की राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी। और कौशल क्या है? 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। बात करें 13वें प्रश्न की। तो 13वां प्रश्न कहता है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है, अर्थशास्त्र में बात कर रहा है, विज्ञान में नहीं। अगर विज्ञान के क्षेत्र में बात करेगा तो आप सर सीवी रमन को कह सकते हैं, लेकिन अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करें तो अमर्त्य सेन को आप याद रखिए। किसको? अमर्त्य सेन को। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने पाया है? तो अमर्त्य सेन ने पाया है। ये भारतीय है। ठीक है, जी हाँ बच्चे। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था, जबकि सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसको भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में मैंने आपको करवा दिया, देख सकते हैं। ठीक है, मैं उन तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र का क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 2014 में, याद रखिएगा। और जो हरगोविंद खुराना है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें 24वें प्रश्न की। तो 24वां प्रश्न कहता है बच्चे कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम, इनको जानते होंगे। ठीक है, इनके द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? यानी कि जो भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम है, इनके द्वारा लिखित आत्मकथा, यानी इन्होंने जो आत्मकथा लिखा है उसका शीर्षक क्या है? यानी कि उस पुस्तक का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन या अनब्रेकेबल या नो होल्डिंग बैक या इम्परफेक्ट? तो प्यारे बच्चे, इसका नाम है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कहता है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल है। क्या है? अनब्रेकेबल, यानी कि रुकने वाला नहीं है।
प्लेइंग टू विन की बात करें तो प्लेइंग टू विन जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल की आत्मकथा है। क्या? प्लेइंग टू विन। याद रखिएगा क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर है। और नो होल्डिंग बैक जो है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। ठीक है बच्चे, जी हाँ। 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वां प्रश्न कहता है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? ध्यान रखिएगा, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता था? बाहुबली 2 ने जीता था, या सीक्रेट सुपरस्टार ने, या जॉली LLB 2 ने, या हिंदी मीडियम ने? तो प्यारे बच्चे, आपको पता है कि बाहुबली 2 जो कंक्लूजन आया था, एक तो बाहुबली 1 था, लेकिन बाहुबली 2 आता है तो इसमें पूरा निष्कर्ष के साथ दिखाया जाता है, जिसको क्या हुआ था, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार घोषित किया गया या फिर दिया गया। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या कहता है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था। उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2021 को घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार किसने जीता था? महर्षि ने जीता था, जो कि एक तेलुगु पुरस्कार है। और जबकि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यह तमिल फिल्म खिताब सुराराई पार्ट 2 ने जीता। ठीक है, जी हाँ। ये करंट का क्वेश्चन है ना। 26वें प्रश्न की बात करें। 26वां प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी? यानी कि 2018 में जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों थे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के। कहाँ के? USA के थे। ठीक है, जी हाँ बच्चे। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्याख्या वो तो मैंने बता दिया, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, जी हाँ। 27वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है खाली स्थान दिया है और कह रहा है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। यानी कि ये सब जो धोखाधड़ी वाला कार्य है ये किसका है? तो ये फिशिंग का है। किसका है? फिशिंग का है बच्चे। तो फिशिंग जो है, फिशिंग क्या है? निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिशिंग कहते हैं। यानी कि जब ऐसा कार्य किया जाता है धोखाधड़ी वाला, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? फिशिंग नाम दिया जाता है बच्चे। ठीक है, कई बार लोग हैकिंग कह देते हैं, तो हैकिंग नहीं किया जाता, उसको फिशिंग कहते हैं। ठीक है बच्चे, जी हाँ। ऑप्शन इसका मतलब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि फिशिंग क्या होता है कि यह निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं ना। अगर ट्रोजन हॉर्स की बात करें, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, मैलवेयर हैकर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग जो है पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। ठीक है, जी हाँ बच्चे। आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो 28वां प्रश्न देखिए, ये जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दे से प्रश्न है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सुरक्षा और आतंकवाद से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पुलिस में। 28वां, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट की बात करता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चे, ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख लेते हैं बच्चे। व्याख्या कहता है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। ठीक है, जी हाँ। और आगे है कि तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुम्बसर गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। ठीक है, जी हाँ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। जो देखिए, इसका चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहाँ है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन के अनुसार भी आपसे यहाँ पे व्याख्या में चर्चा किया गया है। तो झारखंड में क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। हार्डी प्रपात कहाँ है? उत्तराखंड के मसूरी के पास स्थित है। ठीक है, और नोहकलिकाई कहाँ है? मेघालय में स्थित एक जलप्रपात है। ठीक है, जी हाँ बच्चे।
अब यहाँ देखिए वेनेजुएला की राजधानी क्या है, वेनेजुएला की राजधानी कराकास, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि देश दुनिया की जो राजधानी मुद्रा है वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो बच्चे कहाँ है, कराकास है, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकास है। अगर बात करें वेनेजुएला तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी व्याख्या को देखें तो व्याख्या क्या कहता है बच्चे, व्याख्या कहता है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, ठीक है। अच्छा, और सबकी राजधानी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। सान सल्वाडोर जो है यह इल सल्वाडोर की राजधानी है, देखिए सान सल्वाडोर, हाँ जी हाँ, अल सल्वाडोर की राजधानी है। और क्विटो जो है इक्वेडोर की राजधानी, किसका है, इक्वेडोर की। अब व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकास है। और जबकि निकोसिया किसका राजधानी है, साइप्रस देश की राजधानी है। क्विटो इक्वेडोर की राजधानी है, ठीक है। सान सल्वाडोर जो है कि अल सल्वाडोर की राजधानी है, ठीक है। ये सब देश हैं बच्चे, है ना, जी हाँ। बात करें तीसवें प्रश्न की, तो तीसवा प्रश्न कहता है बच्चे कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यानी भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, कहाँ पे, भारत में। तो यूरेनियम का, रेडियम का या बिस्मिथ का या थोरियम का। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर थोरियम। पहली बात तो ये जान लीजिए जो ये थोरियम है यह एक प्रकार का रेडियोधर्मी धातु है, ठीक है। और थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार स्थित है पूरे विश्व में वो कहाँ है, भारत में स्थित है बच्चे। कहाँ पर है, भारत में है, ठीक है, जी हाँ। बात करते हैं आपसे 31वें प्रश्न पर। तो 31वां प्रश्न कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एकमात्र द्वीपीय राज्य है उसका नाम है टैज़मेनिया। क्या है, टैज़मेनिया। देखिए इतना कोई कल्पना भी नहीं किया होगा कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा, हालांकि पूछ लिया है आपसे, ठीक है। तो बच्चे क्या है, टैज़मेनिया, है ना। इसकी व्याख्या अगर देखें तो व्याख्या कहता है बच्चे कि तस्मानिया या टैज़मेनिया, अच्छा तस्मानिया भी कहते हैं, मैं आपको बता दूँ ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट दक्षिण में ही है, ठीक है। तो टैज़मेनिया को क्या कहते हैं, तस्मानिया भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा रहता है तो हिंदी में टैज़मेनिया कई बार पढ़ लिया जाता है। तो तस्मानिया, क्या तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है, ठीक है, जी हाँ। और बाकी जो ऑप्शन में ये दिया है कैप्री, इबिसा, रोइस, इसके बारे में जान लीजिए। कह रहा है कि जो कैप्री द्वीप है यह इटली के नेपल्स के पास अवस्थित एक द्वीप है। इबिसा क्या है, यह स्पेन का एक द्वीप है जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। और रोइस की बात करें तो यह ग्रीस का एक द्वीप है, यह इजियन सागर में स्थित है बच्चे, ठीक है, जी हाँ। 32वें प्रश्न की बात करें तो 32वां प्रश्न हमसे कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, अंतिम में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि गोदावरी नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो कई बार लोग नासिक मार के चले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जिला नहीं है या फिर स्थित शहर नहीं है वो कौन सा है, नवसारी। यानी कि नवसारी जो है यह गोदावरी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि नासिक, नांदेड़, निजामाबाद ये सभी कहाँ है, ये सभी के सभी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है बच्चे, ठीक है। कहाँ पे, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें जो नवसारी था तो नवसारी गुजरात में पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, पूर्णा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, जी हाँ। ध्यान रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। पहली बात तो आपको ये बता दें कि आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। आप सुनिए, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। 4 ऑप्शन हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद, वरा मिहिर यानी कि वेंकट गिरी, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह, या ज्ञानी जल सिंह। तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्ञानी जल सिंह। यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे ज्ञानी जल सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक क्या रहते, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनके कार्यकाल के बाद 1982 से ही ज्ञानी जल सिंह क्या बनते, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1977 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक के लिए था। तो ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह मैं आपको बता दूँ ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे देश का राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है देश में, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, राष्ट्रपति पद पर बैठ जाता है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठता है उपराष्ट्रपति के रूप में। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो क्या बने थे केवल 20 जुलाई से 24 अगस्त तक, यानी कि लगभग 1 महीने 4-5 दिन तक के लिए क्या बने थे, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है बच्चे, जी हाँ। आगे बात करते हैं
34वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न हमारा कहता है बच्चे कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो वो था बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, ये जो बिंदुसार है, ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से। व्याख्या कहता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार के बाद अशोक ने 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक क्या किया था? शासन किया था। आपको पता है कि जो अशोक था एक महान शासक था, ठीक। उसके बाद हर्षवर्धन या वर्धन वंश आता है, जिसमें हर्ष ने क्या किया था? 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक थानेश्वर का शासक था, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब कि क्राइस्ट के जन्मदिन के पहले की बात किया जा रहा है, ठीक है। और आपको बता दें कि हर्षवर्धन के ही शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किस शासक के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के शासक के दरबार में आया था, ठीक है। जी हाँ, और यहाँ से और चीज़ें जो दी हुई हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, न तो आपसे उतना पूछा जाएगा। हाँ, पूछा भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो हर्यक वंश है इसका मतलब कि अनिरुद्ध हर्यक वंश के शासक उदयन का पुत्र था। यानी कि जो अनिरुद्ध है ये किसका पुत्र था? यह है उदयन का पुत्र था। अनिरुद्ध की बात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में अनिरुद्ध के बारे में चर्चा किया गया बच्चे, ठीक है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। 35वां प्रश्न हमारा कहता है कि मेखला चादर यह है किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? यानी कि मेखला चादर है जो कि एक राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो उस राज्य का नाम बताइए। तो मेखला चादर कहाँ पहना जाता है? तो यह पहना जाता है प्यारे असम में बच्चे। कहाँ पे? असम में। इसका देख लेते हैं व्याख्या। तो व्याख्या कहता है कि मेखला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र, यानी कि पारंपरिक वस्त्र, ठीक है। जी हाँ, चनिया चोली या घाघरा चोली गुजरात की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु की महिलाओं का जो पारंपरिक वस्त्र है वह क्या है? साड़ी है। और गोवा की महिलाओं का जो पारंपरिक वस्त्र है वो क्या है? गाउन है, ठीक है। आजकल गाउन का प्रयोग खास करके गर्ल्स करती हैं, इसका प्रयोग शादी वगैरह में, ठीक है। जी हाँ, अब तो यूपी में भी चलन चल चुका है इसका। बात करें 36वें प्रश्न की, तो 36वां प्रश्न कहता है बच्चे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का लिखा था। कहाँ का लिखा था? बांग्लादेश का लिखा था बच्चे, क्योंकि जो बांग्लादेश है भारत से, बांग्लादेश पहले क्या था? भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही पहले भारत के हिस्सा थे। बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था। और फिर बाद में जो बांग्लादेश होता है वह 1971 में इसको आज़ाद करा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होता है और एक नया स्वतंत्र देश बनता है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान लिखने वाला व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसको कहते क्या है? उसका नाम क्या है? तो आमार सोनार बांग्ला है, ठीक। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है, जिसको हम लोग किस रूप में गाते हैं? जन गण मन अधिनायक जय है, इस रूप में गाते हैं बच्चे, ठीक है। जी हाँ, बात करें 27वां प्रश्न की, तो 27वां प्रश्न कहता है बच्चे कि वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? किसने वर्गीज कुरियन को नियुक्त किया था? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। यानी जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इन्होंने वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था बच्चे, ठीक है। जी हाँ, आगे देख लेते हैं 38वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो 38वां प्रश्न कहता है बच्चे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 15, 20, 25 और 30। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है इसमें ये जो प्रश्न पूछा गया था इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हुए थे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। सभी को पता है 22 भाग है, लेकिन बच्चे 22 भाग के अलावा इसमें कई सारे भाग हैं जो जोड़े गए हैं। जैसे भाग 4 है तो भाग 4 में भाग 4 क जोड़ दिया गया है, यानी कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर उसी प्रकार से भाग 9 में भाग 9 क और भाग 9 ख जोड़ा गया, तो 2 यहाँ से मिल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद भाग 7 जो है उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। मैं भाग 7 की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद की बात नहीं। तो अगर वर्तमान में आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो टोटल है 25, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 22 रहेगा तो आप 22 को टिक करिएगा। इसीलिए इस ऑप्शन में जब 25 दिया है तो 22 ऑप्शन में नहीं दिया गया था इस पेपर में, ठीक है। जी हाँ बच्चे, तो ये हो गया आपका आज का GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
जो कि 38 प्रश्नों की श्रृंखला थी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है गणित के प्रश्न। तो हालांकि जितने प्रश्न थे हमने सबको कर लिया है। इसमें से अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्लस अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे जो दिया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर लिखा जा रहा है 7897725926। इस पर भी अगर आप मैसेज करेंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से भी रिपीट कर सकते हैं बच्चे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।